बाबा नागार्जुन की एक कविता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बाबा नागार्जुन की लगभग सारी कविताएं मुझे पसंद हैं, लेकिन विशेष करके जो एक कविता पसंद आती है मुझे, कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना। देखिए, कवि जो है वो अनुभूति और विचार इन दोनों के सामंजस्य की जब अभिव्यक्ति होती है तो कविता के रूप में वो अभिव्यक्ति प्रस्फुटित होती है। और बाबा नागार्जुन जी की ये जो कविता है, ये कालिदास और कालिदास का जो मेघदूत है, जिसमें उन्होंने एक यक्ष मेघों को संदेश देता है कि जाकर के मेरे विरह का जो संदेश है वो मेरी प्रेमिका को सुना दो। तो कालिदास के जीवन से संबंध रखने वाला जो मेघदूत है, हाँ, संबंध रखने वाला, क्योंकि कालिदास की रचना मेघदूत है, लेकिन कालिदास बहुत कुछ प्रभावित थे अपने जीवन में, इसलिए मेघदूत में उसकी प्रतिच्छाया दिखती है। और कालिदास के जीवन को आधार बना करके उस प्रतिच्छाया को दिखाने का प्रयास मोहन राकेश जी ने किया। मोहन राकेश जी का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, 1958 में प्रकाशित हुआ और 1959 में इसको संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार भी मिला। तो कालिदास के जीवन, मेघदूत को लिखने के पीछे जो कारण रहा है जीवन में उनके, अगर इसको जानना है तो आप मोहन राकेश जी का ये नाटक पढ़िए। नाटक है कि आषाढ़ का एक दिन, 1958 में प्रकाशन वर्ष है और 1959 में ही इसको सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार मिला संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पुष्कर बाबू, नमस्कार आप सभी लोगों को, वंदे मातरम। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमासिष्ठ सानु बप्रकीर्णा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी कि जैसे कोई हाथी मिट्टी के टीलों पर खेल करता है, जैसे किसी हाथी को मिट्टी के टीलों पर धूल को उड़ाते हुए उठाते हुए देखा जा सकता है, ऐसे ही उस विधुर्यक्ष ने आकाश में उमड़ते घुमड़ते और परस्पर समीप उड़ते हुए बादलों को देखा। तो यहीं पर लिखा गया, और कुमार साहब ने तो इसको तर्पण में गाया भी है, लेकिन यहाँ पे कि कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर्यक्ष का मन जब उचटा। देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर्यक्ष का मन जब उचटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त में घोंका साथी बनकर उड़ने वाले। उन पुष्करावर्त में घोंका साथी बनकर उड़ने वाले। साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना कि शिव जी की तीसरी आंख से
निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रतिका क्रंदन सुन आंखों से, रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रोई रतिया तुम रोए थे, रति रोइया तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक कर और चूर चूर हो, थक थक करे और चूर चूर हो, थक थक करे और चूर चूर हो। अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यच्छय तुम रोए थे, रोया यच्छय तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच बताओ कि तुमने जो रचनाएं की हैं, क्या तुम्हारी उन रचनाओं की प्रतिच्छाया में तुम्हारी निजी अनुभूतियां नहीं है? तुम इस बात की बात करो आज मुझसे। बाबा नागार्जुन ये बात संबोधित करते हुए कालिदास को कहते हैं कि कौन बताए वह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने कहां गया धनपति कुबेर, वह कहां गई उसकी वह अलका। और कौन बताए व्योमवाहिनी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा का मेघदूत का पता कहीं पर। और कौन बताए वह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कहते हैं कि वो कहीं बरस ना पड़ा हो। जाने दो वह कब कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश से इस पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कालिदास के जीवन में कुछ घटनाएं घटी, उनकी निजी अनुभूतियों से संबंधित, और जिसकी छाया हमको मेघदूत में दिखाई पड़ी। मोहन राकेश जी दिखाते हैं, 3 अंकों का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, 3 अंकों का नाटक। और उसमें दिखाते हैं कि कालिदास अपने मामा के यहाँ रहते हैं। हिमालय की चोटियों और हिम से आच्छादित चोटियों के बीच में उनके मामा का गांव है। और उनके मामा के गांव में ही एक लड़की है जिसका नाम है मल्लिका। और उस मल्लिका से कालिदास का प्रेम हो जाता है। मल्लिका और कालिदास एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे कालिदास बड़े होते हैं, बचपन के मित्र हैं दोनों, तो बचपन का प्रेम है। धीरे धीरे कालिदास बड़े हुए, युवावस्था में पहुंचे। और एक दिन की बात है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऋतु संहार। ऋतु संहार नाम की पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हो गई कि राजधानी तक इसकी सूचना चली गई। और उज्जैन प्रदेश के महाराज, उज्जैन के महाराज इनको बुलावा भेजते हैं कि आप यहाँ आइए और आपको राज्य कवि बनाया जाएगा। तो दंतुल नाम का एक राजपुरुष, राज्याधिकारी इनको लेने के लिए इनके गांव में आता है। और आते ही वो एक मृग शावक को मार देता है, एक मृग के बच्चे को मार देता है। और वो मृग के बच्चे को कालिदास बचाते हैं, उठा करके लाते हैं मल्लिका के घर, उसकी सेवा शुश्रूषा चिकित्सा करते हैं। दोनों उसका उपचार कर ही रहे थे, तभी दंतुल वहां आता है और वो अपने मृग शावक की मांग करता है। तो मल्लिका बड़े तेज हाव भाव में उस राजपुरुष से कहती है कि देखो राजपुरुष, तुम्हारे लिए अधिकार का प्रश्न हो सकता है, लेकिन कालिदास के लिए सहानुभूति का प्रश्न है। कालिदास उस मृग शावक के प्राण बचा रहे हैं। और इस प्रकार के तेज हाव भाव को देख करके वो राजपुरुष ठिठक जाता है, रुक जाता है। कालिदास से उसका वाद विवाद होता है और उसको ये नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर जिसको लेने के लिए आया हूँ ये वही पुरुष है। और जब पता चलता है कि कालिदास को ही लेने में आया हूँ और कालिदास से ही मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो फिर वो क्षमा मांगता है और कालिदास से उज्जैन चलने का आग्रह करता है। अब कालिदास मल्लिका से पूछते हैं, तो मल्लिका कहती है कि ठीक है चले जाओ, क्योंकि मल्लिका ये चाहती थी कि मैं जिस पुरुष से प्रेम करती हूँ उसकी उन्नति हो।
और इसीलिए वो कालिदास को उज्जैन भेजने पर तत्पर हो जाती है। लेकिन वो इस उद्देश्य से नहीं भेज रही थी कि लौट के नहीं आएंगे, लेकिन कालिदास उज्जैन चले जाते हैं। और एक कालिदास का मित्र भी है जिसका नाम है विलोम, यही गांव में, और वो मल्लिका से प्रेम करता था और मल्लिका कालिदास से प्रेम करती थी। तो विलोम चाहता था कि मेरा विवाह मल्लिका से हो जाए। अच्छा, मल्लिका की जो माँ थी जिसका नाम है अंबिका, वो भी कालिदास को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो स्वयं अपनी पुत्री मल्लिका को रोकती थी कि तुम हिमालय की चोटियों में मत घूमो, क्योंकि लोक निंदा का पात्र तुम बनोगी, जिसका कारण कालिदास है। इसलिए वो कालिदास को अपनी पुत्री के लोक निंदा का विषय बन जाने की वजह से पसंद नहीं करती है। और विलोम भी इस अवसर की ताक में था कि मेरा विवाह मल्लिका से हो जाए। अब इधर कालिदास उज्जैन चले जाते हैं और मल्लिका उनकी प्रतीक्षा करती रहती है गांव में। उज्जैन जाने के बाद में वो राज्य कवि बनते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद में मल्लिका को ये सूचना मिलती है कि वहीं उनका विवाह एक प्रियंगु मंजरी नाम की कन्या से हो गया है, जिसको ही विद्योत्तमा कहा गया है। और वहीं कालिदास का विवाह हो गया है। कालिदास अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और वहीं पर स्थिर हैं। अब मल्लिका को थोड़ा दुख होता है कि देखो कालिदास हमको छोड़ के चले गए, और ना वो उन्होंने किसी के द्वारा कोई संदेशा भेजा न कुछ, और वहां पर जाकर के एक राज कन्या से उन्होंने विवाह किया है। लेकिन फिर भी अपने कालिदास की प्रतीक्षा करती हुई, और यहीं पर मल्लिका प्रतीक्षा करती है गांव में, बहुत दिन तक विवाह नहीं करती है। कालिदास की रचनाएं प्रसिद्ध होती रहीं, और ये इधर अंबिका की मृत्यु हो जाती है, मल्लिका की माँ की, और विलोम बार बार दबाव बनाता रहता है कि तुम हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। अपनी गरीबी के दिन काट रही मल्लिका पैसे इकट्ठा कर करके राजधानी जाने वाले व्यापारियों के द्वारा कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तकों को मंगाती रहती है, पढ़ती रहती है, और वो देखती है कि उन पुस्तकों में कालिदास ने उन्हीं प्रकार के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है जैसे प्रेम प्रसंग की शुरुआत हमारे निजी जीवन में, हमारे और कालिदास के निजी जीवन में हुई थी। धीरे 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 मल्लिका यही अपना इंतजार करती है। कालिदास उधर विवाह करके स्थिर हो गए हैं, और मल्लिका के दिन किसी तरीके से कट रहे होते हैं। गरीबी स्थिति आ जाती है, गांव में सबके घर अच्छे बन गए हैं, बस मल्लिका अपने उसी पुराने जीर्ण शीर्ण घर में पड़ी रहती है कालिदास की याद में। और उधर कालिदास भी याद करते थे मल्लिका को, लेकिन वो वहां इतना स्थिर हो चुके थे कि उस परिधि से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और वो अक्सर प्रियंगु मंजरी से मल्लिका की चर्चा किया करते थे। कालांतर में कालिदास कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, और जाते समय उनका जो वाहन है वो प्रियंगु मंजरी को साथ लेकर के एक बार आते हैं वो मल्लिका से मिलने के लिए। तो कालिदास तो नहीं मिलते हैं, और इस बात का मल्लिका को बड़ा दुख भी होता है कि कालिदास हमसे नहीं मिले हैं। लेकिन कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी मिलने के लिए आती है और मल्लिका से आग्रह करती है कि तुम हमारे साथ कश्मीर चलो, हमारे साथ कश्मीर चलो, और तुम्हारे बारे में बहुत बात कालिदास करते हैं। लेकिन मल्लिका बहुत दुखी हो जाती है, वो नहीं जाती है, वो अपने दिन वहीं काटने के लिए रुक जाती है, और कालिदास और उनकी पत्नी प्रियंगु मंजरी चले जाते हैं। अब यहाँ विलोम वो बार बार जो है मल्लिका को समझाता रहता था, और चूंकि वो विवाह करना चाहता था, और वो बार बार सुनाता रहता है कि तुम्हारा कालिदास तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करते थे, ये है वो है, और अंत में वो विवाह कर ही लेता है। मल्लिका भी सहमत हो जाती है, विलोम से इसकी शादी हो जाती है, और एक लड़की उत्पन्न होती है। आषाढ़ के प्रथम दिन कालिदास बहुत दिन के बाद में लौट के आते हैं, बहुत दिन व्यतीत होने के बाद में, और फिर मल्लिका का दरवाजा खटखटाते हैं। मल्लिका
आंधी पानी आया हुआ है, अपना दरवाजा जब खोलती है तो कीचड़ और धूल से सने हुए कालिदास को देखती है। कालिदास अंदर आते हैं और फिर से एक बार प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, मल्लिका को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन तब तक अंदर से उस बच्ची के रोने की आवाज आती है। कालिदास पूछते हैं, ये बच्ची किसकी है? तो कहती है कि ये हमारी और बिलोन की बच्ची है। अब कालिदास वो तब तक वो बच्ची को उठाने के लिए जब तक अंदर जाती है, कालिदास वहीं खड़े रहते हैं, और लौट के आती है तो कालिदास नहीं रहते हैं। फिर इनको पुकारती रहती है, बाहर निकलती है, पुकारती है, लेकिन कालिदास लौट के चले जाते हैं। तो ये एक प्रेम था मल्लिका और कालिदास के बीच का, जो कभी पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सका। केवल इसके अंकुर ही लगे और ये टीस लिए अपने हृदय में कालिदास अपनी रचनाओं को करने में व्यस्त रहे। इसीलिए नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका और प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, क्योंकि जब कालिदास गए थे तो प्रथम दिवस आषाढ़ मास का था, और लौट के जब आते हैं तो वो भी प्रथम दिवस आषाढ़ मास का था। जब मिलने के लिए मल्लिका से कालिदास आए, वो भी प्रथम दिवस आषाढ़ मास का था। तो इसीलिए पूछते हैं नागार्जुन कि तुम जो मेघदूत लिखे थे उसमें वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका और प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, और देख गगन में श्याम घनघटा विधुर यक्ष का मन। अच्छा, यक्ष की जो कथा आती है, ये हेममाली नाम का यक्ष था जो कुबेर की सेवा में संलग्न था। इसकी नई नई शादी हुई थी, नया विवाह, पत्नी से अत्यंत प्रेम। तो प्रभात सुबह उठने में देर हो जाती थी इसको, और कमल के पुष्प कुबेर को देना होता था सुबह ले जाकर के। वो शिव की पूजा करते थे, शिव को पुष्प अर्पित करते थे। तो इसका कार्य था कि कमल के पुष्पों को तोड़ ले जाकर के और कुबेर को सौंपे। लेकिन अब प्रभात समय में उठने में इसको विलंब हो जाता था, इसका नया विवाह हुआ था। तो ये चतुर था, इसने क्या किया कि ये कमल के पुष्पों को रात्रि में ही तोड़ करके रख लेता था। और एक दिन जब ये पुष्प सुबह लेकर के गया था, कुबेर पुष्प चढ़ा करके भगवान शिव को अर्पित करके पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस कमल के पुष्प में एक भ्रमर बंद था, एक भंवरा बंद था। तो उनको शंका हो गया और उन्होंने फिर पूछा हेममाली यक्ष से कि ये बताओ कि ये रात्रि में ही तो नहीं तोड़ लिए हो तुम कमल के पुष्पों को, कब तोड़ते हो? बात सामने आ गई और फिर कुबेर ने क्रोधित होकर के इसको यक्ष को निर्वासन का दंड दे दिया, और ये जो है हिमालय की चोटियों पर जाकर के और निवास करने लगा, पर्वत प्रदेश की चोटियों में जाकर के निवास करने लगा, और वहीं पर अपनी प्रेमिका की याद करता है, अपनी पत्नी की याद करता है, और मेघ को देखता है तो मेघ को संदेश सुनाता है कि जाओ बता दो मेरी पत्नी से कि तुम्हारे वियोग में इधर यक्ष भी, हेममाली नाम का यक्ष तुम्हारा जो पति है, जो प्रियतम है, वो भी इधर व्याकुल है। और यही कथा वस्तु मेघदूत में दर्शाई गई है। तो इसलिए बाबा नागार्जुन लिखते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, और देख गगन में श्याम घनघटा विधुर यक्ष का मन जब उछटा, तो खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उठने वाले। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे? हे कालिदास, तुम कितनी देर उस रचना को करते समय व्यथित रहे? क्योंकि यक्ष की अनुभूतियों से अपने अनुभूतियों को जब आपने साझा किया होगा, तादात्म्य स्थापित किया होगा, अनुभूतियों का एकीकरण किया होगा, तो स्थिर होकर के अनुभूति में आप भी कितनी देर वहां पर सोए होंगे, कितनी देर चिंता में रहे होंगे। ठक करो चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे? रोया यक्ष कि तुम रोए थे? यक्ष रो रहा था तुम्हारी कथा वस्तु में कि तुम स्वयं अपनी मल्लिका के वियोग में रो रहे थे? तो ऐसी कथा वस्तु
और धन्य है हमारी हिंदी भाषा, धन्य है हमारी हिंदी कविता, और धन्य है कालिदास और बाबा नागार्जुन जैसे रचनाकार, जिन्होंने प्रेम और त्याग के बड़े सुंदर समन्वित रूप का चित्रण किया है। ऐसे रचनाओं से ही भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष की कथावस्तु धन्य रही है, और मातृभाषा का गौरव फलता और फूलता रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुष्कर बाबू आप सभी को करवत प्रणाम करता हूं। आप सब इन्हीं रचनाओं को पढ़ते रहिए, भारत के साहित्य को समृद्ध और विकसित बनाइए इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में, और इन्हीं आकांक्षाओं के अपार संभावनाओं के शुभकामनाओं के साथ में मैं पुष्कर बाबू आप सबको एक बार पुनः मेरा करबद्ध वंदे मातरम, जय हिंद।